नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटेंस और डीप ड्राइव कमेंट्री को डिकोड करने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी है। इस घटना पर जो भी बात सामने आई है, उसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के विश्लेषण का एजेंडा क्लियर है। हम इसे इन 5 हिस्सों में समझेंगे। 1. सुरक्षा के बीच हिंसा। 2. आरोपों का खेल। 3. भीड़ का माइंडसेट। 4. एक बड़ा नेशनल पैटर्न। और आखिर में 5. सिस्टम और समाज की विफलता। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारी सुरक्षा के बीच हिंसा और जमीनी हकीकत। अब सोचने वाली बात यह है, मतलब जब राज्य में लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, तो इस तरह की खुली और बेखौफ हिंसा आखिर कैसे हो सकती है? ये सोर्स का सबसे पहला और तीखा सवाल है, जो सीधा सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। देखिए, ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। 2.5 लाख केंद्रीय बलों के जवान। इतनी भारी तैनाती के बावजूद कमेंट्री बहुत मजबूती से ये पूछती है कि अगर फिर भी हिंसा हो रही है, तो क्या इसकी छूट दी गई थी? शांति बनाए रखने की जो ये साफ विफलता है, इसकी जवाबदेही आखिर तय कैसे होगी? और एक कड़वा सच ये भी है कि हिंसा किसी की सगी नहीं होती। इस कमेंट्री ने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताया है कि जान गंवाने वाले किसी एक तरफ से नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर हिस्से से थे। सत्ताधारी पार्टी के विश्वजीत पटनायक और आबिर शेख हों, या मुख्य विपक्षी दल के जाधव बर और मधु मंडल, नुकसान हर तरफ हुआ है। खैर, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, आरोपों का जटिल खेल, या कहें कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स। ग्राउंड पर जो नैरेटिव चल रहा है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। विश्लेषण दोनों पक्षों के दावों को सामने रखता है। एक तरफ राज्य की सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के लोग उनके दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग ही उन पर हमला कर रहे हैं, या फिर विपक्षी झंडे का इस्तेमाल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं। सच क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी बीच कमेंट्री राज्य के विपक्षी अध्यक्ष की एक खास अपील को भी हाईलाइट करती है। उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई भी कार्यकर्ता हिंसा में शामिल पाया गया या गालियां देता पाया गया, तो उसे सीधा पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब ये बात अपने आप में इशारा करती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अंदाजा है कि सिचुएशन कितनी वोलेटाइल हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, भीड़ का मनोविज्ञान। ये पॉलिटिक्स से काफी आगे की बात है। आजकल के ज़माने में जहां हर किसी के पास हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, यहां तक कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आम होती जा रही है, तो कुछ भी छिपता नहीं है। वायरल हो रहे इन वीडियोस में कमेंटेटर ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न नोट किया है। बात सिर्फ दुकानों या प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ तक सीमित नहीं है। लोग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ हिंसा का एक थिएट्रिकल मॉक वायलेंस कर रहे हैं, जैसे साड़ी पहनाना या गले में रस्सी डालना। ये एक बेहद डरावनी साइकोलॉजी है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सोर्स इस हिंसा को कोई अचानक आया गुस्सा नहीं मानता। इसे मॉब मेंटालिटी कहा गया है, यानी लोगों के अंदर कुछ दबी हुई हिंसक कल्पनाएं और कुंठा थीं, जो बस एक सही पॉलिटिकल कवर का इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे भीड़ को बस एक मौके की तलाश थी अपना जहर निकालने के लिए। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या इस भीड़ का दिमाग किसी AI या मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने खराब किया है? बिल्कुल नहीं। सोर्स का तर्क है कि ये किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस नफरत की राजनीति का परिणाम है जिसने लोगों की सोच को इस हद तक भ्रष्ट कर दिया है। यहीं से हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, एक बड़ा राष्ट्रीय पैटर्न और इसका रिपल इफेक्ट। ये कोटेशन सोर्स के पूरे आर्ग्यूमेंट की जान है। देखिए, बंगाल की मौजूदा घटनाएं सिर्फ उस राज्य के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये पिछले 1 दशक से पूरे देश में पनप रही नफरत और हिंसक राजनीति का ही एक्सटेंशन है। मतलब ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। अगर 2014 के बाद की टाइमलाइन देखें, तो सोर्स ने कई घटनाओं का जिक्र किया है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा, दादरी में अखलाक, हापुड़ में कासिम और समीउद्दीन, और चरखी दादरी में साबिर मलिक। इन सब मामलों में एक ही पैटर्न है। भीड़ ने महज शक या झूठे आरोपों के आधार पर कातिल और जज दोनों का रोल खुद निभा लिया। ये दिखाता है कि कैसे मॉब जस्टिस पूरे देश में नॉर्मलाइज हो रहा है। और अब आखिरी सेक्शन, समाज और सिस्टम की विफलता। वो लोग जो खामोशी से इसे बढ़ावा देते हैं।
कमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देशों की बात की गई है, जो इस तथाकथित बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ बनाए गए हैं। जैसे 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, डिमोलिशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और गैर कानूनी कार्रवाई पर मुआवजा मिलना चाहिए। नियम तो एकदम क्लियर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक डिस्कनेक्ट है। भीड़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन कानूनी आदेशों को पूरी तरह दरकिनार कर रहे हैं। विश्लेषण साफ पॉइंट आउट करता है कि पुलिस अक्सर सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रहती है या खुद को भीड़ के हवाले कर देती है, जिससे गैर कानूनी काम बिना किसी डर के हो रहे हैं। और सबसे चुभने वाली बात जो सोर्स ने कही है, वो है इन साइलेंट सपोर्टर्स के बारे में। ये वो लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर अपने सुरक्षित और आरामदायक घरों में बैठे हैं। अपने बच्चों को तो हिंसा से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए मैसेज फॉरवर्ड करके दूसरों के बच्चों को हिंसा में धकेलने का पूरा सपोर्ट करते हैं। असली एनेबलर्स तो यही है। अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ के जाता है। क्या ये जो लोग अपने लिविंग रूम में बैठ के हिंसा को चीयर कर रहे हैं, ये किसी अंदरूनी कुंठा या बदले की भावना का शिकार हैं? सोचने वाली बात है कि क्या हम एक ऐसे समाज में बदल रहे हैं जहां जीत का जश्न शांति से नहीं बल्कि हिंसा से मनाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक गहरे आत्ममंथन पर मजबूर कर देता है।